नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हां दोस्तों, प्रीवियसली लेक्चर के अंदर हमने देखा था एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमने वहां पर पढ़ा था कि कैसे हमारा जो ब्लड है लिक्विड स्टेज के अंदर बॉडी में फ्लो करता है, कोई वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं बनता है ना। क्या क्या उसके पीछे मैकेनिज्म होती है, कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, एंडोथेलियम लेयर का क्या रोल रहता है, ये सारी मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी, है ना। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, है ना, वो जाकर वो वीडियो देखिए, क्योंकि जो बेसिक फिजियोलॉजी होती है वो हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। हमने वहाँ पर बोला था कि जब उस मैकेनिज्म में कोई अल्ट्रेशन हो जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, तब हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और वो जो क्लॉट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं हमारी ब्लीडिंग को, है ना, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। तो अब हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी जो होती है क्लॉट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको अपन कहते हैं क्लॉटिंग कैस्केड, है ना, या कहते हैं कोएगुलेशन कैस्केड। कोएगुलेशन कैस्केड कह सकते हैं इसको, है ना, और उसको ये भी कह सकते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। उसको क्या कह सकते हैं? क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो चलिए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। हमने वहाँ पर देखा था प्रीवियसली फॉर रिवीजन पर्पस देख रहे हैं ताकि रिव्यू कर पाए। हमने यहाँ पर पढ़ा था नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रोल होता है। ये प्लेटलेट यहाँ पर स्टिक होना चाहती है, स्टिक नहीं हो पाती है, क्योंकि पीछे ये सारी मैकेनिज्म चलती है। अब हम देखेंगे जब ये मैकेनिज्म स्टॉप हो जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स को इंजुरी हो जाती है, तब ये मैकेनिज्म जब यहाँ नहीं रहेगी तो क्या प्लेटलेट यहाँ पर एग्रीगेट नहीं होगी, है ना, प्लेटलेट यहाँ पर नहीं जमेगी और प्लेटें यहाँ पर जमेगी और क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। अब हम देखते हैं कैसे इसका क्लॉटिंग की मैकेनिज्म चलती है हमारी बॉडी के अंदर जब हमारे को कोई ब्लड वेसल्स को इंजुरी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि कैसे अगर हमारी ब्लड वेसल्स को कोई इंजुरी हो जाती है तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होती है ना। ये हम देखते हैं। लेट सपोज हमारी ब्लड वेसल्स हमने पढ़ी थी और ये ब्लड वेसल्स को कोई ट्रॉमा हो गया और ये यहाँ से ब्लड जो है आपका, ये रेगुलर ब्लड लीकेज हो रहा है बॉडी से, ठीक है, इस इंजुरी के थ्रू। ये हमारी एंडोथेलियम यहाँ पर कट हो गई है। नॉर्मल ब्लड वेसल्स हमने पढ़ी थी और ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ट्रॉमा हो गया तो ब्लड लीकेज होता है, और जो एंडोथेलियल लेयर जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुकी है, और ये जो ब्रेकडाउन एंडोथेलियम लेयर है वो हमने ये यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अब देखते हैं जब ये हमारा ब्लड लीक यहाँ पर कंटिन्यूस होता रहेगा तो ये प्लेटलेट जो हमने पढ़ा था कि ये इस एंडोथेलियम लेयर के अंदर सब्सटेंस होते हैं जिनकी एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर स्टिक नहीं होती है, यहाँ पर रेस्ट नहीं करती है, कंटिन्यूस चलती रहती हैं। लेकिन अब इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, और अब ये स्टिक होना चाहेगी, और स्टिक होकर ये क्या करेगी, यहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी होती है प्लेटलेट की थ्रोम्बस फॉर्मेशन करने की। अब देखिए क्या ये प्लेटलेट, ये जो स्माइलिंग फेस की जो प्लेटलेट है ये यहाँ पर रेस्ट करना चाहती है, लेकिन ये क्या बोलती हैं, अब एंडोथेलियम लेयर नहीं है, अब हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे, और ये क्या करती है, यहाँ रेस्ट करने के लिए आती है। अब आप एक बात बताइए, अब यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं, कुछ इसको पकड़ने के लिए नहीं है, जब ये रेस्ट करने यहाँ आएगी तो ये खुद एक दिन रेस्ट इन पीस हो जाएगी, है कि नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई लेयर नहीं ना, ये पूरी एंडोथेलियम लेयर तो वेस्ट हो चुकी है, यहाँ पर इंजर्ड हो गई, डैमेज हो चुकी है। जब ये यहाँ पर रेस्ट करेगी तो खुद रेस्ट इन पीस होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगी, बॉडी से, है ना। तब क्या होता है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। अब इसको रोकने के लिए एक और प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होता है, देखते हैं उसके अंदर क्या फिजियोलॉजी रहती है। हमारी जो एंडोथेलियम लेयर जो डैमेज हुई है ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। वो कौन सा सब्सटेंस होता है, देखिए ये हमारी जो एंडोथेलियम लेयर है ये एक सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। उस सब्सटेंस को अपन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एंडोथेलियम लेयर यहाँ पर हमारी क्या करती है, डैमेज एंडोथेलियम लेयर सीक्रेट करती है। देखिए, और इस सब्सटेंस का नाम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? कैन यू आइडेंटिफाई दैट सब्सटेंस नेम? यस, इस सब्सटेंस का नाम होता है माय डियर फ्रेंड्स वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। उसको क्या कहते हैं, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर, इसको कहते हैं वॉन विल्ब्रेंड, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। ये जो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्टिकी नेचर का होता है। किसके लिए? कोलेजन के लिए, है ना। ये हमारा यहाँ पर ब्लड वेसल के जो कोलेजन फाइट होते हैं, जो एयर के अंदर एक्सपोज होते हैं ना, ये इंजुरी हो चुकी है ब्लड वेसल्स को, लेकिन जो कुछ बचे हुए जो कोलेजन होते हैं ना, उसके लिए ये बहुत स्टिकी नेचर का होता है। ये क्या होता है? स्टिकी नेचर का होता है, स्टिकी, स्टिकी टू एक्सपोज्ड कोलेजन,
एक्सपोज कोलेजन, जो मसल के जो फाइबर होते हैं ना उसके लिए बहुत ही स्टिकी नेचर का होता है। अब जब ये एंडोथेलियम लेयर के द्वारा सीक्रेट होगा तब ये कोलेजन पे आकर क्या करेगा, रेस्ट करेगा। अब जब ये रेस्ट करेगा तो प्लेटलेट जब आएगी तो इसको लीकेज को प्रिवेंट कर देगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब हमारी एंडोथेलियम लेयर टूटने के बाद भी बहुत ही ज़बरदस्त काम किए जा रही है ना। तो इसका जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। अब देखते हैं ये जो आपकी प्लेटलेट आती है, इस प्लेटलेट के ऊपर भी एक बहुत ही स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, है ना। उसके ऊपर प्लेटलेट होती है आपकी, प्लेटलेट के ऊपर यहाँ पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इधर ये प्लेटलेट के रिसेप्टर्स होते हैं। और इन रिसेप्टर्स को जो नाम दिया जाता है ये बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं और उन रिसेप्टर को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। इन रिसेप्टर का नाम अपन देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन I3, या इसको शॉर्ट में कहते हैं GP I3। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन I3 ये कुछ क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। दिस इज द रिसेप्टर्स। अब ये जैसे प्लेटलेट यहाँ आएगी तो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए जैसे ही प्लेटलेट यहाँ पर आती हैं ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये प्लेटलेट को यहाँ पर, लेट्स सपोज ये प्लेटलेट यहाँ आई और इसके जो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, आई वाज मेक क्लियरली दिस प्लेटलेट, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली हुक की तरह काम करते हैं और यहाँ पर स्टिक हो जाती है। ये जो वॉन विल्बर्न फैक्टर हैं इसके अंदर क्या होती है, ये स्टिक हो जाती है, बिकॉज ये खुद एक स्टिकी नेचर का होता है। ये अट्रैक्ट करता है प्लेटलेट को कि आओ और हमसे बाइंड हो जाओ ना, क्योंकि प्लेटलेट वांट टू रेस्ट ऑन द एंडोथेलियम लेयर बट देयर इज नो एंडोथेलियम लेयर, बट स्टिल प्लेटलेट आर कमिंग टू द एंडोथेलियल लेयर एंड the von Willebrand factor attract and bind with the platelet receptor। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब देखिए ये एक प्लेटलेट आई, दूसरी जो प्लेटलेट होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और इसका जो रिसेप्टर होता है ये दोनों साइड से जुड़ जाती है ना, इसका भी रिसेप्टर यहाँ पर बाइंड हो गया। थर्ड वन प्लेटलेट आई, ये भी यहाँ पर बाइंड हो गई। फोर्थ वन प्लेटलेट आई, ये भी यहाँ पर क्या इसने बाइंड कर लिया। अब देखिए ये हमारे रिसेप्टर साइट है ग्लाइकोप्रोटीन, ये वॉन विल्बर्न फैक्टर से क्या हो गई, अटैच हो गई, बाइंड कर दिया इसने। और जब बाइंड होती हैं अब यहाँ पर एक बहुत बेसिक टर्म्स अपन यूज़ करते हैं जब हम देखते हैं कि हमारी जो एक्सपोज जो है ये कोलेजन फाइबर्स है और इसके ऊपर जब प्लेटलेट रेस्ट करती है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं प्लेटलेट अडहेरेंस। उसको क्या कहते हैं, प्लेटलेट अडहेरेंस। देखिए बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, बहुत ही बेसिक कॉमन फिनोमेना है और आगे हम एक और छोटी एक टर्म्स पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, जब आपकी प्लेटलेट्स आपके एक्सपोज कोलेजन के ऊपर स्टिक हो जाती हैं उसको कहा जाता है प्लेटलेट अडहेरेंस। उसको क्या कहा जाता है, प्लेटलेट अडहेरेंस। हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको कहते हैं प्लेटलेट अडहेरेंस। आई बात समझ में। जब प्लेटलेट का एडहेरेंस हो जाता है अब देखिए क्या होता है, अब प्लेटलेट जो होती है ये स्पेसिफिक सब्सटेंस का भी सीक्रेशन करती हैं। वो कौन से सब्सटेंस होते हैं वो हम थोड़ा डीपली देखने की कोशिश करते हैं। GPI3 ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए लेट्स सपोज ये जो रिसेप्टर साइट होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन, अब किसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये कभी कभार क्या होता है, डेफिशिएंट हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन जो हमने यहाँ पर नाम लिखा है, ये ग्लाइकोप्रोटीन I3 डेफिशिएंसी की वजह से ये क्या यहाँ का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। ये जो प्लेटलेट आपकी यहाँ पर वॉन विल्बर्न फैक्टर पर अटैच होना चाहती है, ये क्या इसके अंदर हुक के अंदर बाइंड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और जब ये बाइंड नहीं हो पाएगी तो ये क्या करेगी, आपका यहाँ पर स्टिक नहीं होगी और इंजरी को प्रिवेंट नहीं करेगी और ब्लीडिंग प्रिवेंट नहीं हो पाएगी, है ना। तो देखिए मतलब छोटी छोटी बातें हैं और कितना हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। इस छोटी सी प्रोटीन की वजह से, छोटी सी एक चीज़ की वजह से हमारी बॉडी का इतना सारा नुकसान भी हो सकता है और इतना सारा रेगुलर फ़ायदा भी हो रहा है ना। तो हम सीखने को बहुत कहीं से भी सीख सकते हैं, हमारी छोटी सी प्रोटीन हमारा इतना बड़ा काम करती हैं। अब अपन चलते हैं, ये जो प्लेटलेट होती हैं
एक बेसिकली एक एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है। एक हमारी जो होती है प्लेटलेट बहुत सारे एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं, उसमें से एक सब्सटेंस होता है, उसको अपन नाम देते हैं, ये जो आपकी प्लेटलेट है ये क्या करती है, एक सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है, उसको अपन कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। हमारी प्लेटलेट एक सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है, उसका नाम होता है एराकिडोनिक एसिड। अब देखिए ये जो एराकिडोनिक एसिड होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये एराकिडोनिक जो एसिड है ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाता है आपका किसके अंदर, ये जो एराकिडोनिक एसिड होता है कन्वर्ट हो जाता है आपके थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर। देखिए बहुत ही बेसिक फिजियोलॉजी है, एराकिडोनिक जो एसिड है कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर है ना, थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर। और ये जो एराकिडोनिक एसिड थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर होता है। उस एंजाइम्स का नाम होता है साइक्लोऑक्सीलेज एंजाइम। उस एंजाइम्स का क्या नाम होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बोक्सिन A2 के अंदर, किसकी प्रेजेंस के अंदर, साइक्लोऑक्सीलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 फॉर्मेशन हुआ है, ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही स्टिकी नेचर का होता है। और ये क्या करता है, इसका नेचर होता है कि बहुत सारी प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है यहाँ पर स्टिक होने के लिए, है ना। अब देखिए जब ये प्लेटलेट ने ये सीक्रेशन किया तो इन्होंने भी यहाँ पर आकर थ्रोम्बोक्सिन A2 का फॉर्मेशन किया। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन होता है ये क्या करता है आपका, ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट। ये बहुत सारी प्लेटलेट को यहाँ पर स्टिक होने के लिए अट्रैक्ट करता है। अब जब ये अट्रैक्ट करेगा तो जो सर्कुलेशन और प्लेटलेट का हो रहा है वो भी यहाँ पर स्टिक होगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारी प्लेटलेट का यहाँ पर स्टिक करवा देते हैं, ये प्लेटलेट के ऊपर एक और प्लेटलेट ऐसे। तो प्लेटलेट के ऊपर बहुत सारी प्लेटलेट का क्या हो गया, और स्टिकनेस हो गया, तो थोड़ा ये बॉन्ड जो है ये और मजबूत बन गया। अब देखिए बहुत ही बेसिक टर्म से अपन यहाँ पढ़ते हैं, हमने देखा था कि जब एक्सपोज कोलेजन है उसके ऊपर एक प्लेटलेट की जो लेयर बनती है उसको हमने प्लेटलेट एडेरेंस का नाम दिया। और जब आपकी प्लेटलेट के ऊपर प्लेटलेट का एडेरेंस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स प्लेटलेट एग्रीगेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन। बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो छोटी छोटी देखिए डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आपकी टर्म्स पूरी चेंज हो जाती है। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, प्लेटलेट के ऊपर जो प्लेटलेट आपकी स्टिक हो गई है ना, देखिए नीचे प्लेटलेट अलग है, प्लेटलेट की फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर प्लेटलेट के ऊपर बन गई है, उसको कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन। और जब ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन नंबर ऑफ टाइम चलता रहेगा, बहुत सारी यहाँ पर प्लेटलेट बनेगी, बहुत सारी जब प्लेटलेट आकर यहाँ पर स्टिक हो जाएगी और ये एक थ्रोम्बस का निर्माण करेगी, एक है ना एक मैश का निर्माण कर देगी, फॉर्मेशन कराएगी, एक पूरा प्लग बना दिया। और ये जो प्रोसेस चल रहा है एडेरेंस और प्लेटलेट एग्रीगेशन का, इस प्रोसेस को क्या अपन कहते हैं, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, ये सारी इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। तो हमने देखा कि जो कैसे इसका थ्रोम्बोक्सिन काम करता है और कैसे इसका अडेरेंस और एग्रीगेशन होता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो प्लेटलेट अडेरेंस हमने देखा, प्लेटलेट एग्रीगेशन हमने देखा, और प्लेटलेट जो होती हैं आपकी एराकिडोनिक एसिड सीक्रेशन करती हैं और ये साइक्लोऑक्सीलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर थ्रोम्बोक्सिनेज A2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो थ्रोम्बोक्सिनेज एंजाइम जो होता है A2 होता है, ये बहुत सारी प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर एक प्लेटलेट एग्रीगेशन का प्रोसेस होता है। और ये जो प्लग बना है इसको अपन कहते हैं प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। अब देखिए एक और अपन यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ पढ़ते हैं, ये जो हमने यहाँ पर एराकिडोनिक एसिड से थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाया था जो प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है। अब
हम एक दवाई पढ़ते हैं ना, एक मेडिसिन पढ़ते हैं, उस मेडिसिन का नाम होता है एस्पिरिन। एक मेडिसिन अपन पढ़ते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन जो मेडिसिन होती है एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं। एस्पिरिन क्या होती है आपकी, एक एंटी प्लेटलेट्स ड्रग होती है। और एस्पिरिन जो होती है आपकी एनाल्जेसिस का काम भी करती है, मतलब ये आपकी पेन किलर का काम भी करती हैं। एस्पिरिन जो होती है ये आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी होती है, जो बेसिकली हम रूमेटिक डिजीज पढ़ते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज, और उसके अंदर जॉइंट पेन जब किसी पेशेंट का करता है तो उसके अंदर आपकी जो ड्रग्स होती हैं एस्पिरिन दी जाती है। ये जो एस्पिरिन होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI की ड्रग ऑफ चॉइस भी होती है। एस्पिरिन क्या होती है आपकी हार्ट अटैक की ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। एस्पिरिन जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है उसके पीछे। और ये जो एस्पिरिन होती है ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस बनती है किसकी, MI की। ये जो एस्पिरिन होती है इसका साइड इफेक्ट होता है ये आपकी ओटोटॉक्सिक होती है। ओटोटॉक्सिक का मतलब होता है आपके ईयर के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। एस्पिरिन जो होती है क्या करती है आपकी ओटोटॉक्सिक। और ये जो एस्पिरिन होती है ओटोटॉक्सिक कैसे होती है, जब इसकी हायर डोज ली जाती है, तो ये आपकी जो कान के अंदर जो 8th क्रेनियल नर्व होती है, जिसको अपन वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं, जो प्योर सेंसरी नर्व होती है, ये उसको डैमेज कर देती है ना। एस्पिरिन जो होती है आपकी ओटोटॉक्सिक होती है क्योंकि ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है। और जब ये 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाएगी तब इसका जो सिम्टम होता है माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट इसका जो सिम्टम होता है उसको अपन कहते हैं टिनाइटस। टिनाइटस उसका एस्पिरिन साइड इफेक्ट का फर्स्ट साइन होता है, टिनाइटस, जिसको अपन कहते हैं रिंगिंग सेंसेशन। रिंगिंग सेंसेशन ईयर, मतलब आपके कानों के अंदर घंटियां बजने लग जाए तो समझ लेना एस्पिरिन की ओवरडोज हो रही है। ये जो एस्पिरिन हमने पढ़ा है, एस्पिरिन क्या करती हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल क्लॉट जमते हैं तो एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी की वजह से ये क्लॉट का नॉर्मली प्रिवेंट करती हैं फॉर्मेशन होने से। अब ये कैसे प्रिवेंट करती है देखिएगा, ये एरेक्नोइड जो एसिड होता है ये थ्रोम्बोक्सिनेज A2 के अंदर कन्वर्ट होता है और ये अट्रैक्ट करता है मोर प्लेटलेट को प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाने में। जब किसी पेशेंट के अंदर हम एस्पिरिन ड्रग्स देते हैं तो ये एस्पिरिन क्या करती है, इस साइक्लोक्सिनेज एंजाइम्स को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती है माय डियर फ्रेंड्स। एस्पिरिन क्या करती हैं, आपका जो साइक्लोक्सिनेज एंजाइम्स होता है उसको ब्लॉक कर देती है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या ये थ्रोम्बोक्सिन A2 बनेगा, जब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या यहाँ पर और फर्दर प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो पाएगा, जब नहीं होगा तो क्या प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनेगा, नहीं बनेगा। ये नॉर्मली जब नहीं बनेगा तो कोई भी प्लेटलेट यहाँ पर एग्रीगेट नहीं हो पाएगी और वो नॉर्मल फ्लो के अंदर चलती रहेगी और नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं बनेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि साइक्लोक्सिनेज एंजाइम को कौन ब्लॉक करती है, एस्पिरिन, है ना। इस एंजाइम को जो होता है हम कॉक्स एंजाइम भी कहते हैं ना, कॉक्स शॉर्ट के अंदर इसको कहते हैं कॉक्स। तो ये जो एस्पिरिन होती है आपकी इस कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि कैसे इसका प्राइमरी प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है प्लग का, कैसे एग्रीगेशन होता है प्लेटलेट का, क्या एडहेरेंस होता है, कैसे प्लेटलेट जो होती है थ्रोम्बोक्सिनेज A2 का फॉर्मेशन करती हैं, और ये वॉन विलेब्रॉन फैक्टर। अब देखिए जब हमारी बॉडी के अंदर कभी कभार ये एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं होता है, जो वॉन विलेब्रॉन फैक्टर होता है ना ये भी एब्सेंट होता है। जब ये एब्सेंट होगा तो क्या यहाँ पर ये प्लेटलेट स्टिक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और उस डिजीज़ को नाम देते हैं वॉल विलेब्रॉन डिजीज़, उसको इसी नाम से जानते हैं वॉल विलेब्रॉन डिजीज़। वो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ये एंजाइम्स, ये जो प्रोटीन ये फैक्टर होता है नहीं होता है ना। अब हम पढ़ेंगे कि जब ये इतनी सारी प्रोसेस हो जाता है तो फिब्रिन का क्या रोल होता है, कैसे सेकेंडरी प्लेटलेट पर फॉर्मेशन होता है और क्या क्या रोल प्ले करते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होगा माय डियर फ्रेंड्स किसका, क्लोटिंग फैक्टर्स का। अब क्लोटिंग फैक्टर कैसे मैकेनिज्म रोल प्ले करते हैं, कैसे इंट्रिंसिक मैकेनिज्म चलती है, कैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है क्लोटिंग का, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो बने रहिए इसी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।